हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरंभ कोचिंग और कैरियर मोल्डर्स के इस एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री के सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और हिंदी मीडियम में इस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये चैप्टर आपकी बुक में 9 एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस मेजरमेंट। अब हाइट एंड डिस्टेंस मेजरमेंट का मतलब क्या है इसमें कि इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट या किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑब्जर्वर से, ऑब्जर्वर मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, उससे हम उसकी हाइट और डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। यहां पर हम जो मेथड स्टडी करने वाले हैं ये इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि आप किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करें और उस डिस्टेंस को या उस हाइट को मेजर कर लें उस इक्विपमेंट की मदद से। लेकिन इनडायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब होता है कि आप किसी भी मेजरिंग इक्विपमेंट की मदद लिए बिना किसी ऑब्जेक्ट की हाइट या उस ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वर से डिस्टेंस मेजर करें। जैसे आपको मान लीजिए एग्जांपल दिया गया कि आपसे कहा गया कि आपके पास में एक ये बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग यहाँ पे फिगर में हमने दिखाई है, आपके पास ये एक बिल्डिंग है और आप इससे कुछ एक डिस्टेंस पे यहाँ खड़े हुए हैं और इस बिल्डिंग को देख रहे हैं और इस बिल्डिंग के टॉप को अगर आप देखते हैं तो कोई एक एंगल आपकी आई के साथ में यहाँ पे बनता है, हॉरिजॉन्टल के साथ में, मान लीजिए थीटा। ओके, और आपको आपकी हाइट मालूम है और आपसे कहा गया कि इस पीक की जो डिस्टेंस है, अगर आप यहां से इस पॉइंट से देखते हैं तो से x मीटर ये डिस्टेंस है। ओके, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये बतलाइए कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या है। तो आप इस बिल्डिंग की हाइट इन दोनों के रिलेशन को लेकर के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला या ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को यूज करके आप निकाल सकते हैं। दूसरा, इसी सवाल में आपसे पूछा जा सकता है कि ये डिस्टेंस नहीं दी गई हो आपको, मान लीजिए आपको हाइट दी गई है और आपसे पूछा गया कि आपसे इस बिल्डिंग की डिस्टेंस कितनी है, इस डिस्टेंस को आप कैलकुलेट कीजिए। तो ये भी डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस को यूज करके। दूसरे जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बनेंगे वो क्या होंगे कि दूसरे केस में आपसे कहा जाएगा कि आप इस बिल्डिंग की हाइट पे खड़े हुए हैं, इस बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हुए हैं और ग्राउंड पे आपको कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं और इस यदि आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालें, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल में एक लाइन आप यहाँ पे डालें तो आपका जो एंगल यहाँ से बन रहा है इस ऑब्जेक्ट को देखने वाला, उसको मान लीजिए कि ये मान लीजिए बीटा है ये एंगल। ओके, यहाँ पे हमने थीटा मान लिया था इसलिए हमने डिफरेंट एंगल शो करने के लिए यहाँ पे इसको बीटा नाम दे दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बीटा दे सकते हैं, अल्फा दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। और आपसे कहा कि यहां से आप देख रहे हैं तो ये डिस्टेंस मान लीजिए आपको x मीटर दी गई है और आपसे पूछा जाएगा कि इस बिल्डिंग से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, आपको ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन आपका हो सकता है एक। तो दूसरा जो क्वेश्चन आपका हो सकता है वो आपको कहा जाए कि ये एंगल आपको दे दिया और इस बिल्डिंग की हाइट आपको बता दिया कि भाई इस बिल्डिंग की हाइट इतनी है और इस बिल्डिंग के ऊपर आप खड़े हुए हैं और इस ऑब्जेक्ट को इस एंगल से देख रहे हैं, तो आप बताइए बिल्डिंग की डिस्टेंस कितनी है। तो उस कंडीशन में आप मेजर कर सकते हैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस को यूज करके। ओके, तो इस एक्सरसाइज में हम मेनली हाइट को मेजर करेंगे किसी ऑब्जेक्ट की और किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को भी मेजर करेंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस और हिंदी में इसको कहते हैं हम ऊंचाई और दूरियां। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस को ऐसी कंडीशंस में किस तरीके से अप्लाई करेंगे जिससे कि हम रिक्वायर्ड हाइट या रिक्वायर्ड डिस्टेंस मेजर कर पाए। तो हम फर्स्ट केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास में क्या है कि एक बिल्डिंग हमारे पास दी गई है और हम ग्राउंड से ही देख रहे हैं। याद रखिए कि ऑब्जर्वर यानी कि आप अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं और ये ग्राउंड लाइन है, दोनों एक ही सेम सरफेस पे खड़े हुए हैं। ये ऑब्जेक्ट भी उसी सरफेस पे है और आप भी उसी सरफेस पे हैं, सेम ग्राउंड पे हैं आप। अब यहाँ पे यदि आपसे कहा जाए कि आपसे किसी एक डिस्टेंस पे ये बिल्डिंग है और ये डिस्टेंस आपको मान लीजिए दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि अगर आप इस पॉइंट से इस बिल्डिंग को देखते हैं तो इस बिल्डिंग के टॉप के साथ में जो एंगल बनाते हैं वो एंगल मान लीजिए थीटा है। तो इस बिल्डिंग की हाइट आप बताइए, इस बिल्डिंग की हाइट को कैलकुलेट आपको करना है। एक कंडीशन आपकी ये बन सकती है। तो यहाँ पे 2-3 चीजें होती हैं। पहली चीज तो आप ध्यान रखिए, फर्स्ट टर्म है यहाँ पे जो कि हम यूज करेंगे, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता
होता है कि जैसे मान लीजिए कि जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे से किसी बिल्डिंग को टॉप को देखते हैं, तो ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में बनता है, इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी चीज को हमने यहाँ पे शो किया हुआ है इस फिगर में। तो यहाँ पे ये आपकी आई की पोजीशन हो गई, यहाँ पे ये बिल्डिंग का पीक हो गया, ये वाला पॉइंट, ओके, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई जो कि ये वाली लाइन है, ठीक। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनकी किताब में इसको लिखा होगा उन्नयन कोण। उन्नयन मतलब ऊपर की तरफ देखना, उन्नति, ओके। एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देखना, ऊपर की तरफ जाना। तो जब कभी भी हम नीचे से, कोई भी ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरी चीज, हमारे आई को या ऑब्जर्वर जो भी दर्शक है जो देख रहा है उसको, और बिल्डिंग की जो पीक है, जो टॉप वाला पॉइंट है, सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है, अगर हम उसको एक लाइन से मिलाएं, ये वाली लाइन, इस लाइन को मिलाएं अगर हम, तो इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? ये हो गई हमारी लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके। हिंदी में इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, हिंदी में इसको बोलते हैं लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन को दृष्टि रेखा। तीसरी चीज, जिस ग्राउंड पे हम खड़े हैं उसके पैरेलल जब हम लाइन आंख की सीध में, अपनी आई की सीध में या ऑब्जर्वर की आई की बिल्कुल सीध में ग्राउंड के पैरेलल जो लाइन डालेंगे, इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और हिंदी में इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पे हमारी ध्यान रखने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो ही हमारी लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दृष्टि रेखा, एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण, ऑब्जेक्ट या वस्तु, ऑब्जर्वर दर्शक या प्रेक्षक, और हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा। तो इन चीजों को हमको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या है और ऑब्जर्वर क्या है। इतनी चीजें हमको ध्यान रखना है। केस जो दूसरा है उस केस पे चलते हैं। अब दूसरी कंडीशन आपके साथ में बन सकती है कि आपसे कहा जाए कि आप बिल्डिंग की टॉप पे खड़े हुए हैं, बिल्डिंग की छत के ऊपर आप खड़े हुए हैं और वहां से ग्राउंड पे रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। मान लीजिए कि आप इस टावर की छत पे खड़े हुए हैं और ग्राउंड में रखी हुई इस कार को देख रहे हैं, और आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए कि इस बिल्डिंग के से इस कार की डिस्टेंस क्या है, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो तीन चीजें होंगी। पहले क्या था कि आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे थे, तो जो एंगल बन रहा था उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण। अब यहाँ पे कंडीशन दूसरी है, यहाँ पे आप ऊपर खड़े हुए हैं और ऊपर से नीचे देखेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, चाहे आप नीचे खड़े होके देख रहे हैं चाहे आप ऊपर खड़े होके देख रहे हैं, आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल जो लाइन डलेगी वो आपकी आंख की सीध में ही डलेगी हमेशा, जैसे कि हमने इस लाइन को डाला है, ओके। तो यहां पे ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में आप जिस एंगल से आप इसको देख रहे हैं, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके। तो जब ऊपर से नीचे देखेंगे, जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। बाकी सारी की सारी टर्मिनोलॉजी वही की वही है। अगर आप अपनी आंख के साथ में इस ऑब्जेक्ट को मिलाते हुए एक लाइन डालेंगे तो इस लाइन को बोलेंगे हम लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, और हिंदी में इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। जो वस्तु है जिसको आप देख रहे हैं उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, हिंदी में वस्तु बोलते हैं उसको। हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और ऑब्जर्वर यानी कि आप या जो भी देख रहा है उसको बोलते हैं हम हिंदी में प्रेक्षक और इंग्लिश में ऑब्जर्वर। तो इसमें ध्यान रखने वाली हमेशा बात यही है दोनों कंडीशन में कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा जबकि हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा? जबकि हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ओके। अब इसके बाद में हम समझते हैं कि हम एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन या और जो भी हमको एक और दूसरी टर्म दी हुई होगी, या तो डिस्टेंस दी होगी या हाइट दी होगी या लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन की डिस्टेंस दी होगी, लेंथ दी होगी, इनमें से कोई भी दो चीज हमको दी होगी और कोई भी तीसरी चीज हमसे पूछी जा सकती है। तो जब कभी भी इस तरह की कंडीशन बनेगी तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस को किस तरीके से, त्रिकोणमिति के जो हमको संबंध दिए गए हैं उनको किस तरीके से हम उपयोग करके जो डिजायर्ड हाइट या डिस्टेंस हमसे पूछी गई है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं उसको।
बच्चों यहाँ पे हम कोई एक नई चीज नहीं पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ उन्हीं रिलेशंस को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। उनकी एप्लीकेशन हम यहाँ पे लगाएंगे, उनका यूज किस तरीके से हम इस चैप्टर में हाइट और डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट की मेजर करने में कर सकते हैं, करेंगे। जैसे कि आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल में, ये मान लीजिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल और ये इसका राइट एंगल है, 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल है। इस ट्रायंगल को हमने नाम दे दिया मान लीजिए ए बी सी। इस ट्रायंगल का अगर मान लीजिए इस एंगल से हम मेजर कर रहे हैं, इस एंगल को हमने मान लिया थीटा, तो इस एंगल के सामने वाली साइड ये क्या हो जाती है, ये परपेंडिकुलर हो जाती है। ओके, इसके पास वाली साइड ये क्या हो जाती है, ये बेस हो जाती है और इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हाइपोटेनस हो जाती है। ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर है इसको हिंदी में कहते हैं लंब, जो हाइपोटेनस है इसको कहते हैं हम कर्ण, और जो बेस है इसको हम कहते हैं आधार। हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने इस तरीके से इसको पढ़ा है। और जो आपने रिलेशंस पढ़े हैं वो रिलेशन क्या पढ़े हैं, पहला रिलेशन पढ़ा है साइन थीटा का। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, माने हिंदी में इसको आपने पढ़ा है लंब बटे कर्ण, ये रिलेशन पढ़ा है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हिंदी वालों ने पढ़ा है आधार बटे कर्ण। और इसी तरीके से टेन थीटा का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माने हिंदी में कहेंगे लंब और बेस मतलब आधार। तो इन रिलेशंस को हम यहाँ पे यूज करेंगे और हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट और डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी स्टूडेंट्स कई बार क्या गलती कर देते हैं इन रिलेशंस को याद करने के लिए। इन तीनों रिलेशन को याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है जो कि मैं आपको बताता हूं, एक दोहे के रूप में है। अगर आप इसको याद रख लेंगे तो आप लाइफ टाइम, जिंदगी भर आप कभी भी इन रिलेशंस को याद करने में और लिखने में कभी गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे इस तरीके से, पंडित बद्री प्रसाद, और फिर नीचे लिखेंगे लाइन के हर हर बोले। तो पंडित का पी ले लिया, बद्री का बी ले लिया, प्रसाद का पी ले लिया, पंडित बद्री प्रसाद, ये हो गए पंडित बद्री प्रसाद, पी भी पी, हर हर बोले। ओके, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरीके से आप इस रिलेशन को याद रख सकते हैं। अब ये रिलेशन वो मैं बताता हूं कैसे यूज करना है। अब यहाँ पे आप पंडित का पी है, इसका मतलब ये क्या है, पी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर। बी का मतलब हो गया बेस, इस पी का मतलब हो गया परपेंडिकुलर। एच का मतलब हो गया हाइपोटेनस, एच का मतलब हाइपोटेनस, और बी का मतलब हुआ बेस। ये जो फर्स्ट रिलेशन आपका आया यहाँ पे, ये रिलेशन है साइन थीटा का, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे देखिए आप, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, दूसरा जो रिलेशन है ये है कॉस थीटा का। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और ये तीसरा रिलेशन है, ये रिलेशन है आपका टेन थीटा का, टेन थीटा का। और देखिए क्या हुआ, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे देखिए आपका रिलेशन क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। दोहा एक बार मैं फिर से बता देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इस तरीके से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स याद रखेंगे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी एक सिंपल सा रिलेशन में बता रहा हूं, आप उसको लिखेंगे लाल, एल ए एल बटे कक्का, के ए। ये फर्स्ट वाला रिलेशन आपका साइन का हो गया, सेकंड वाला रिलेशन आपका कॉस का हो गया, थर्ड वाला रिलेशन आपका टेन का हो गया। देखिए कैसे हुआ, एल का मतलब है यहाँ पे लंब, एल का क्या मतलब है, एल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार, और के का मतलब है कर्ण। तो आप फर्स्ट वाला रिलेशन देखिए, फर्स्ट रिलेशन आपका है साइन थीटा का। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, लंब बटे कर्ण। आपका फर्स्ट वाला रिलेशन देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। सेकंड रिलेशन ये वाला है आपका कॉस थीटा का। कॉस थीटा इज इक्वल टू हुआ आधार बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ पे रिलेशन कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। और ये तीसरा रिलेशन है आपका लंब बटे आधार, ये है टेन थीटा का। ठीक है, तो देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो इस तरीके से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट याद कर सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट याद कर सकते हैं लाल बटे कक्का। तो अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को आप कभी भी भूलेंगे नहीं, और कभी भी इसमें किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक इसी तरीके से इसी फॉर्मूले को आप यूज करते हुए इनके अपोजिट, माने साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट, उनको भी मेजर
कर सके हैं। तो आइए अब देखते हैं इनकी एप्लीकेशन कि कोई भी सवाल यदि आपके पास में दिया गया है तो उसको किस तरीके से हम इन फॉर्मूलाज को, एंगल ऑफ डिप्रेशन को, एंगल ऑफ एलिवेशन को यूज करके हम उन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके लिए पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जब मैं सॉल्व करूं तो आप वीडियो को पॉज करें, पहले सवाल को देखें, समझें और खुद से अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करें। यदि आपसे नहीं बने, वीडियो को आगे बढ़ाएं और उसके सॉल्यूशन को देखें और उसके बाद में फिर अगले सवाल पे जाएं। तो आइए शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 9.1 जो कि है हाइट एंड डिस्टेंस। तो आइए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 9.1 में जो दिया है वो है, पहले मैं इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ता हूं फिर उसके बाद मैं हिंदी के लिए समझा दूंगा। यहां आपको कहा गया है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी एक रस्सी पे चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, जो कि एक पॉइंट पे बंधा हुआ है एक वर्टिकल पोल के ऊपर, जो कि पोल ग्राउंड से वर्टिकल है, उसके ऊपर वाले पॉइंट से रस्सी बंधी हुई है एक पॉइंट पे। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो उस पोल की हाइट निकालिए। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, यदि उस रस्सी के द्वारा ग्राउंड लेवल के साथ में जो एंगल बनाया गया है वो 30 डिग्री हो। हिंदी में समझें इस सवाल को। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सी फिगर, यह आकृति देखिए। ये फिगर हमको इस सवाल के अंदर दिया गया है और हमको ये बताया गया है कि ये हमारा जो ए बी है ये हमारा क्या है, ये पोल है, ये खंबा है और इसके इस पॉइंट ए पे ये जो रस्सी है ए सी जो है ये रस्सी है, ये इस पॉइंट ए पे बंधी हुई है यहाँ पे और इसको तान करके सीधा सी पॉइंट पे जमीन पे बांधा गया है। इस सी पॉइंट पे ये रस्सी, ये ग्राउंड लेवल है हमारा बीसी। इस ग्राउंड लेवल के साथ में जो एंगल बना रही है ये एंगल हमको गिवन है 30 डिग्री का और इस रस्सी की लंबाई दी गई है हमको 20 मीटर और हमसे पूछा गया है कि इस पोल ए बी की हाइट क्या होगी। इस हाइट को हमको कैलकुलेट करना है। यहां से ए से बी तक की जो हाइट होगी ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहां पे देखिए हमारे पास में दो चीजें हैं। अगर हम देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये 90 डिग्री का एंगल है और इस सी पे हमको एंगल दिया गया 30 डिग्री का। तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, पास वाली बेस हो गई और ये जो इंक्लाइंड लाइन है ये हाइपोटेनस हो गई। तो अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन अप्लाई करें जो कि राइट एंगल में लगते हैं। यहाँ पे हमको गिवन चीजें क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, सवाल जब भी आप सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे आप कि आपके पास में गिवन क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन है हमारे पास में लेंथ ऑफ द रोप। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे रस्सी की लंबाई। ये क्या है, एसी हमने माना है इसको और ये गिवन है हमको 20 मीटर। अब मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए डिक्टेट करता जाऊंगा तो वो उसको लिख ले, मैं केवल इंग्लिश में ही लिखूंगा, नहीं तो काफी लेंथी हो जाएंगे ये वीडियोस। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बताता जाऊंगा कि वो क्या क्या लिखना है। तो फर्स्ट आप लिखेंगे लेंथ ऑफ द रोप AC इज इक्वल टू 20 मीटर, ये हमको गिवन है। साथ में अब देखिए इस पॉइंट से देख रहे हैं हम तो ये क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। इस पॉइंट से देख रहे हैं इस पोल के पीक को तो ये क्या है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है ना। साथ में हमको दिया हुआ है एंगल ऑफ रोप विथ ग्राउंड। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे भूमि और रस्सी के बीच का एंगल या कोण, ये हमारे को गिवन है 30 डिग्री। ये दो चीजें हमको निकालना है। तीसरी चीज हम लिखेंगे टू फाइंड आउट। क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट हमको करना है हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे खंबे की लंबाई, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे टू फाइंड आउट के जगह लिखेंगे ज्ञात करना है और उसके बाद में लिखेंगे बराबर खंबे की लंबाई बराबर AB, ठीक है। ये हमको कैलकुलेट करना है। तब देखिए ये ट्रायंगल कौन सा बना, ABC। अब यहां से हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप इन ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में अब आप आगे रिलेशन देखेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC में देखिए हमारे पास में क्या है, हाइपोटेनस है और एंगल है और हमको निकालना क्या है, हाइट निकालना है। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि हाइट और हाइपोटेनस का रिलेशन किस में आता है, साइन में आता है या कॉस में आता है या टेन में आता है। मैंने
आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बताया था याद रखने के लिए लाल बटे के ए कक्का। तो ये फर्स्ट वाला रिलेशन साइन का, सेकंड वाला कॉस का, तीसरा वाला टेन का, ठीक है। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये साइन का है, बेस अपॉन हाइपोटेनस ये कॉस का है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये किसका है, टेन। लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, साइन कॉस टेन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या गिवन है, हमारे पास में परपेंडिकुलर गिवन है या लंब गिवन है, और हाइपोटेनस हमारे पास में गिवन है, और ये गिवन है। तो अब बस इस रिलेशन को निकाल लेंगे हम, और जो अननोन है हमारे पास में, अननोन क्या चीज है, परपेंडिकुलर अननोन है, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी किसका रिलेशन लगेगा, साइन का रिलेशन लगेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, ए बी, और हाइपोटेनस कितना है, ए सी। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करें हम यहाँ से, तो वैल्यू पुट करें, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी। ए बी की लेंथ हमको पता नहीं है, निकालना है ए बी, और ए सी की हमको गिवन है 20। बस अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये वैल्यूज ध्यान रखिए आप, 30, 45 और 60 इनकी वैल्यू आप साइन कॉस 10 की याद रखिए, 1/2 ए बी अपॉन 20। तो अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ए बी की। तो ये ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से 1/2 इंटू 20, या ए बी इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो ये आएगा 10। तो हमारा आंसर कितना निकला, हाइट कितनी निकली हमारी, 10 मीटर। लास्ट में क्या लिखेंगे हम सवाल के, हैंस हाइट ऑफ दी पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। एंड इस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस लगा करके सॉल्व करना है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए लास्ट वाली ये लाइन लिखना बहुत जरूरी होता है, अगर नहीं लिखेंगे तो एवेल्युएशन में आपके नंबर कट सकते हैं। स्टार्ट जब करेंगे तो गिवन डेटा लिखना बहुत जरूरी है, नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर काटे जा सके। तो इसलिए जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, इस प्रोसेस से आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको मैं बताना रह गया, वो लास्ट में लिखेंगे। अतः हाइट ऑफ द पोल की जगह हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, खंबे की लंबाई बराबर 10 मीटर उत्तर। ओके, आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन को देखें। ये है क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन ऑफ प्ले इन पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक पार्क में बच्चों के खेलने के लिए 2 स्लाइड्स बनाना चाहता है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड बनाना चाहता है उसकी हाइट रखना चाहता है मैक्सिमम 1.5 मीटर, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और जो उसका इंक्लिनेशन है, जो उसका एंगल है, वो ग्राउंड से 30 डिग्री रखना चाहता है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जबकि बड़े बच्चों के लिए शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड, वो बड़े बच्चों के लिए एक स्टीप स्लाइड बनाना चाहता है एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, जिसकी हाइट 3 मीटर होगी, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और उसका ग्राउंड के साथ में जो इंक्लिनेशन एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो दोनों केस में स्लाइड की लेंथ क्या होगी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर माने टॉप 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ या जमीन के साथ या ग्राउंड के साथ 30 डिग्री के कोण पे झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो, और प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए हमको ये कैलकुलेट करना है। तो हम मान लीजिए फर्स्ट केस हम ये लेके चल रहे हैं कि ये हमारी छोटी वाली फिसल पट्टी है, और इस फिसल पट्टी की जो हाइट दी गई है 1.5 मीटर दी गई है, ये हाइट ग्राउंड से। ओके, और साथ में इसका इंक्लिनेशन एंगल दिया गया है 30 डिग्री, 30 डिग्री का इंक्लिनेशन दिया गया है। तो इस तरीके से देखिए ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल का हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ये हमने ट्रायंगल का नाम दे दिया। हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको इस स्लाइड की लेंथ कैलकुलेट करना है, हमको ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस x मीटर है, ये हमने डिस्टेंस मान लिया कि ये x मीटर डिस्टेंस है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और इसमें हमको परपेंडिकुलर मालूम है और हाइपोटेनस निकालना। तो देखिए कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में देखिए अब हम इसमें रिलेशन लगाएंगे अपना कौन सा, वही पंडित बद्री प्रसाद हर
हर बोले, या हिंदी मीडियम वाले बच्चे लगाएंगे LAL लाल बटे KKA कक्का। तो अब देखिए परपेंडिकुलर दिया है और एंगल दिया है और हाइपोटेनस निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन हमको देखना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन काय में मिलता है? साइन में मिलता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए देखिए लंब दिया हुआ है और कर्ण निकालना है, तो लंब और कर्ण का रिलेशन हमको साइन में मिलता है, तो इसलिए हम रिलेशन कौन सा यूज करेंगे? साइन थीटा का। तो इन ट्रायंगल ABC साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर या लंब कितना है? AB अपॉन कर्ण या हाइपोटेनस कितना है? AC। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 पुट कर दी हमने वैल्यू। ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है हमको? 1.5, यहाँ पे 1.5 हमने पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई ए सी की वैल्यू x है, x पुट कर दिया। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, या ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? x इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 या x इज इक्वल टू 3 मीटर। तो यहाँ पे इस फिसल पट्टी की या इस स्लाइड की जो लेंथ आएगी छोटे बच्चों के लिए वो आएगी 3 मीटर। ठीक है। अब जो 5 ईयर से एल्डर स्टूडेंट्स हैं, 5 ईयर से एल्डर जो बच्चे थे उनकी स्लाइड की बात करें हम, तो देखें उनकी स्लाइड में क्या होगा। यहाँ पे हमने मान लिया कि ये इस ट्रायंगल को हमने नाम दे दिया PQ और R दे दिया। ठीक इसी तरीके से स्लाइड बनेगी ये भी। और यहाँ पे स्लाइड की लेंथ हमको कैलकुलेट करनी है और हाइट हमको गिवन है यहाँ पे 3 मीटर। ये 3 मीटर इस स्लाइड की हाइट हमको यहाँ पे गिवन है और ये एंगल यहाँ पे गिवन है 60 डिग्री का। 60 डिग्री का गिवन है एंगल, और यहाँ पे भी हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके हाइपोटेनस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फिर से वही साइन का रिलेशन लगेगा यहाँ पे भी। तो हम लगाएं, क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल PQR साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? PQ अपॉन हाइपोटेनस कितना है? PR। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू PQ की वैल्यू 3 अपॉन PR। तो यहां से हम PR की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये PR इज इक्वल टू आ जाएगा 6 अपॉन √3, और इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 अपॉन √3 से ये कैंसिल होगा तो ये ऊपर बचेगा √3, तो ये जाएगा √3 इंटू 2, और इसको हम लिख सकते हैं PR इज इक्वल टू 2√3। तो इस तरीके से जो बड़े बच्चे हैं, एल्डर बच्चे हैं 5 ईयर से, उनके लिए स्लाइड की लेंथ होगी 2√3 मीटर होगी, और जो 5 ईयर से छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड की लेंथ 3 मीटर होगी। आंसर कैसे लिखेंगे हम? आंसर लास्ट लाइन लिखेंगे, हेंस द लेंथ ऑफ 2 स्लाइड्स आर 3 मीटर and 2√3 meter. This is your answer. I hope you understood it well. आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए अगला क्वेश्चन देखें। ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक का, और इस क्वेश्चन में कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से, जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात की। सवाल को समझिए, इसमें क्या कहा गया है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ये हमको बिल्डिंग दी गई है, एक टावर दिया गया है, कंसीडर कर लिया हमने कि ये एक टावर हमारे इसमें, और इसका ये टॉप पॉइंट है, इसका ग्राउंड से, ग्राउंड लेवल कौन सा होगा? जहां पे ये मीनार रखी हुई है, ग्राउंड से किसी पॉइंट से, मान लीजिए यहां से कोई एक पॉइंट मान लिया, उसको यदि हम देखें यहाँ पे, तो ये जो एंगल आता है ये 30 डिग्री का है, और इसकी पॉइंट की, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है इस मीनार के या इस टावर के बेस से, वो कितनी है? 30 मीटर्स है। तो देखिए किस तरीके की पोजीशन बनेगी। मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट जो है ये पीक है इस टावर का, इस पॉइंट को हमने मान लिया कि ये A है, और ये बॉटम पॉइंट है इसका टावर का, पॉइंट को हमने मान लिया B है, और इस बॉटम पॉइंट से जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां से कि देख रहे हैं हम इसको, ये पॉइंट हमारा C हमने मान लिया, और ये डिस्टेंस हमको गिवन है इस बॉटम पॉइंट से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये 30 मीटर हमको इस सवाल के अंदर गिवन। क्लियर। साथ में हमको एक और चीज गिवन है, क्या कि इस पॉइंट से जब इसके पीक को देख रहे हैं हम, तो ये जो ग्राउंड के साथ में एंगल बन रहा है, ये एंगल कितने डिग्री का है? ये 30 डिग्री का एंगल। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की या इस मीनार की हमको हाइट कैलकुलेट करनी है कि इसकी हाइट कितनी है। अब यहाँ पे देखिए रिलेशन क्या लगेगा, यहाँ पे हमको क्या क्या चीजें गिवन है, हमको एक तो एंगल गिवन है और बेस गिवन है
है इस ट्रायंगल का। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, राइट एंगल हो गया। फार्मूला देखें हम कैसे वही लगाएंगे। हम याद रखने का तरीका हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए लाल बटे कक्का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, बेस दिया है हमको, आधार दिया है और ये एंगल दिया है। अब पूछा है हाइट माने परपेंडिकुलर, हिंदी में बोले तो लंब, लंब या परपेंडिकुलर हमको कैलकुलेट करना है और बेस हमको दिया है इस ट्रायंगल का। तो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन देखिए किसका मिलता है हमको, बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन हमको मिलता है tan थीटा का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर या लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे आप कि गिवन डेटा क्या है आपके पास में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल करने का तरीका है, बिल्कुल तरीके से कीजिए तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या है आपके पास में, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं डिक्टेट करता जा रहा हूं, वो लिख लें। तो गिवन डेटा हमारे पास में क्या है, एक तो हमको दिया गया है, यहां से देखिए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज इक्वल टू, इसको हमने क्या माना है, BC इज इक्वल टू कितना गिवन है, 30 मीटर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे कि प्रेक्षण पॉइंट से मीनार के पाद बिंदु की दूरी बराबर BC बराबर 30 मीटर, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिखेंगे। ठीक है, फिर दूसरी चीज हमको क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है ग्राउंड के साथ। ये कौन सा एंगल दिया हुआ है हमको, नीचे से ऊपर देख रहे हैं हम, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे वो लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 30 डिग्री, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे उन्नयन कोण इज इक्वल टू 30। अब इसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये ट्रायंगल आपने बना लिया ABC, तो आप क्या लिखेंगे, आप इन ट्रायंगल ABC क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है, किसका फार्मूला लगेगा, tan थीटा का। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है AB अपॉन बेस कितना है BC। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर AB अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं कि tan 30, 45, 60 की sin cos tan की वैल्यू हमेशा याद रखिए, टेबल बनाने के चक्कर में मत रहिए। कई बार टेबल बनाने में आपसे अगर गलती हो गई तो सवाल आते हुए आपसे गलत हो जाएगा, तो इसलिए इन वैल्यूज को, कुछ वैल्यूज जो है हमको याद रखना चाहिए। तो ये जगह 1/√3 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है AB, ये हमको कैलकुलेट करना है, अपॉन BC की वैल्यू कितनी है 30। तो यहां से कैलकुलेट हो जाएगा हमारा AB इज इक्वल टू 30/√3, और इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10/√3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 × 10, या AB इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10√3 मीटर। तो जो हमारा टावर है उसकी हाइट कितनी है, 10√3 मीटर। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम, हेंस क्या पूछा था, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल को। From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देखें, एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल के अंदर क्या कहा गया है, एक सवाल में कहा गया है कि जो ऑब्जर्वर है वो इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है और इस बिल्डिंग के टॉप से ये सामने जो टावर है इसके पीक का जो एंगल है वो दिया गया है। ये एंगल कितना दिया गया है, 60 डिग्री का। और अगर इसी पॉइंट से इसके बॉटम को देखा जाए या इसके पाद बिंदु को देखा जाए तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा यहाँ पे ये बनता है 45 डिग्री का, नॉट 30 डिग्री, इट इज 45 डिग्री। ठीक है, तो हमको इस टावर की हाइट निकालना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखिए आप क्या, जो भी गिवन है या जो भी मान रहे हैं आप, हमने मान लिया लेट, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिखेंगे माना कि AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसको हमने मान लिया AB, और ये हमको कितनी गिवन है, 7 मीटर, इसकी हाइट हमको गिवन है 7 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। दूसरी जो टर्म हमको दी हुई है वो हमने मान लिया कि इस पॉइंट का नाम C है और इसका नाम D है और ये हमारा टावर हो गया। तो CD इज इक्वल टू हमने मान लिया हाइट ऑफ द टावर, ये हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास में दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ये वाला। इस मिड पॉइंट का हमने नाम दे दिया, मान लीजिए ई, ए बी सी डी, और ये इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया ई। तो ये दो ट्रायंगल हमारे पास में बन रहे हैं, सी ए ई और ए ई डी, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं और ये एंगल 45 डिग्री है। तो अब देखिए ये एंगल भी इसमें हमने को मिलेगा, ये 45 डिग्री का मिलेगा। तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ए बी डी को देखें, तो अगर हम इसका बेस कैलकुलेट कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमको इसकी हाइट मालूम है 7 मीटर ये गिवन है, तो अगर हम इसका बेस कॉमन निकाल लें तो बेस जो है वो दोनों ट्रायंगल का कॉमन। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे ए बी डी को। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर मालूम है हमको और बेस निकालना है। तो किसका परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन किस में आता है, tan थीटा में आता है। वही वहां से देख सकते हैं हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं लाल बटे कक्का, ठीक है ना, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन दोनों में रिलेशन किसका है, tan का है। एंगल कितना है 45 डिग्री, तो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें ट्रायंगल में, ए बी, और बेस कितना है बी डी, तो ए बी अपॉन बी डी। tan 45 की डिग्री वैल्यू कितनी हुई, 1 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है, ये है 7 मीटर और डिवाइडेड बाई बी डी। तो यहां से हमको बी डी की वैल्यू मिल गई, बी डी इज इक्वल टू आ गया आपका 7 मीटर। ओके, तो आ गया हमारा बी डी इज इक्वल टू 7 मीटर। और यहाँ से देखेंगे आप तो ये बी डी हमारा पॉइंट कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बी करस्पॉन्डिंग पॉइंट है ए का इस पॉइंट पे, और डी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट ई है। तो इसका मतलब बी डी की जो वैल्यू होगी, जितनी लेंथ बी डी की होगी उतनी ही लेंथ ए ई की होगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर ए ई इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 7 मीटर। तो इस तरीके से हमको इस बेस के मिलने से इस वाले ट्रायंगल का बेस भी हमको मिल गया ए ई, जो कि इस ट्रायंगल का बेस है। अब यहाँ से हम इसका परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल CEA में, CEA कितना एंगल है 60 डिग्री का, तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा CE अपॉन AE, और tan 60 की वैल्यू है √3। तो यहाँ लिखेंगे हम √3 इज इक्वल टू CE अपॉन AE की वैल्यू हमने कितनी निकाली यहाँ से 7 मीटर, तो डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ से CE की जो वैल्यू हमको मिलेगी वो मिलेगी 7√3 मीटर। माने यहाँ से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो आई हमारी 7√3 मीटर, ये डिस्टेंस। अब यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस हमको मालूम है, ये डिस्टेंस काय के बराबर होगी, जितनी की ये डिस्टेंस होगी ए बी। सो सिंस ए बी इज इक्वल टू 7, सो ई डी इज ऑल्सो इक्वल टू 7 मीटर। एंड नाउ वी कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। So the height of the tower is CD and CD is equal to CE plus ED, or value of CE is 7√3 and value of ED is 7 मीटर plus 7। तो ये आ जाएगी हमारी 7√3 plus 1, ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट करके इतने मीटर आ गई। एंड दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। सो वी कैन राइट, निकालना क्या था, डिटरमाइन दी हाइट ऑफ द टावर। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए लिखा था, तो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर 7 इन ब्रैकेट √3 + 1, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 7√3 + 1 मीटर। दिस इज आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स अगले सवाल को देखते हैं हम। इस सवाल में हमसे क्या कहा गया है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस। एक बच्चा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है और वो खड़ा हुआ है कुछ डिस्टेंस पे फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जो कि ऊंचाई 30 मीटर है, उससे कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अगर वो बिल्डिंग के टॉप को लगातार देखते हुए आगे बढ़ता है तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, उसकी आई का, वो क्या हो जाता है, 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है जब वो बिल्डिंग की तरफ वॉक कर रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो उस डिस्टेंस को निकालना है जितना कि वो बिल्डिंग की तरफ चला। हिंदी मीडियम के बच्चे समझें जरा इस सवाल को। कह रहे हैं कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर लंबा है और वो 30 मीटर की दूरी पे एक बिल्डिंग से खड़ा हुआ है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है
तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कौन सा होता है? जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। तो हमको ये बताना है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला है। इस सवाल को समझिए, ये यहाँ पे एक फिगर बनाया है। मान लीजिए कि स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट पे इस लड़के की पोजीशन यहाँ इस पॉइंट ए पे थी, और इस लड़के की जो लंबाई है ये एएस है। हमने मान लिया ये कितनी गिवन है हमको, 1.5 मीटर। ये हाइट इसकी हमको गिवन है यहाँ इस सवाल के अंदर, ये हाइट गिवन है। और साथ में हमको गिवन है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की हाइट भी हमको गिवन है। इस बिल्डिंग की जो हाइट है ये है 30 मीटर, ये हाइट हमको गिवन है। साथ में हमको गिवन है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमको फर्स्ट वाले पॉइंट से जब इसके टॉप को देखता है तो ये हो गई आपकी एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट, या हिंदी में बोलेंगे इसको हम दृष्टि रेखा, इस लाइन को। और इसके साथ में जो ग्राउंड लेवल के पैरेलल में ये ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड के पैरेलल में ये जो लाइन डाली है हमने, इसके साथ में इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। और ये लड़का इस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है इस पीक को देखते हुए। तो जब ये इस पॉइंट पे पहुंचता है तो ये एंगल चेंज होकर के 30 डिग्री था जो पहले, अब ये 60 डिग्री हो जाता है। तो हमको ये लड़का कितना डिस्टेंस चला इस पॉइंट एस से इस पॉइंट टी तक आने में, कितना चला, वो डिस्टेंस हमको निकालना है। माने हमको कैलकुलेट करना है इस डिस्टेंस एस टी की वैल्यू, यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करनी है एस टी। आइए इस सवाल को समझें। पहले समझ लिया हमने, तो मुझे लगता है सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब करना आसान रहेगा आपके लिए भी। तो सबसे पहले देखिए कि इनिशियली लड़का जो था वो कहां पे था, पॉइंट ए पे था। तो अभी हम मान लेते हैं कि अभी हमारा ये वाला ट्रायंगल वगैरह कुछ भी नहीं है, अभी हम सिर्फ ट्रायंगल देख रहे हैं ए पी आर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ए आर, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इस बेस को निकालना है हमको, क्योंकि हमको ये बेस वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हम इस ट्रायंगल का बेस निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल ए पी ए आर, एंगल गिवन है, हाइट गिवन है इस ट्रायंगल की, और हमको कैलकुलेट करना है बेस। तो हाइट और बेस में रिलेशन किस फार्मूले में मिलेगा, वो मिलेगा हमको tan के फार्मूले में। कोई लगाइए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, या लाल बटे कक्का। तो इसको लगाएंगे हम, तो ये मिलेगा हमको tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, पी आर अपॉन बेस कितना है, ए आर। अब देखिए पी आर की वैल्यू कितनी होगी, ये तो यहां से यहां तक की वैल्यू तो हमको गिवन है पूरी 30। अब पी आर की वैल्यू क्या होगी, पी आर की वैल्यू यहां से यहां तक की वैल्यू ये कैलकुलेट करना है। तो ये वैल्यू कितनी निकलेगी, टोटल वैल्यू 30 है, तो 30 माइनस नीचे वाली वैल्यू कितनी है, ये 1.5 मीटर है जो बच्चे की हाइट के बराबर है, तो माइनस कर देंगे 1.5, तो ये आएगी हमारी 28.5 मीटर। ये वैल्यू आएगी 28.5 मीटर। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो लिख देंगे 1/√3 इज इक्वल टू पी आर की वैल्यू आ गई हमारी 28.5 अपॉन ए आर, या ए आर इज इक्वल टू आ गया 28.5 इंटू √3। इतने मीटर तो आ गई इस पहले ट्रायंगल का बेस, माने S से लेकर के Q तक की जो डिस्टेंस है वो आ गई। अब लड़का हम मान लेते हैं कि आगे बढ़ गया। जब लड़का आगे बढ़ गया तो अब कहां पे पोजीशन आ गई, B पे। तो अब हम देखें ट्रायंगल PBR में, इन ट्रायंगल PBR, इस ट्रायंगल PBR में हम देखें, फार्मूला लगाएंगे वही tan का। tan कितना हो गया, अब 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PR अपॉन बेस कितना रह गया, अब रह गया बेस BR। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, और पी आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 28.5, तो ये 28.5 अपॉन बी आर, और यहां से बी आर की वैल्यू आ जाएगी 28.5 अपॉन √3, 28.5 अपॉन √3, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 9.5 √3, इतनी वैल्यू ये आ जाएगी। तो इन दोनों ट्रायंगल का हमारे पास में बेस आ गया। तो अब देखिए हमको डिस्टेंस निकालनी है एस टी, और या हम ये कहें कि हमको ए से लेके बी तक की डिस्टेंस, हमको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। और हमारे पास में पूरी डिस्टेंस है, एक तो डिस्टेंस है हमारे पास में ए से लेके आर तक की जो कि है 28.5 √3, और दूसरी डिस्टेंस है बी आर की जो कि आई हमारी 9.5 √3। तो हम इस बड़ी डिस्टेंस में से इस छोटी डिस्टेंस को घटा देंगे या माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर। और ये डिस्टेंस काय के बराबर है, हम देखें इस पोजीशन एस से पोजीशन टी के बीच की डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एस
टी इज इक्वल टू ए बी। ये डिस्टेंस बराबर है एस टी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, इस पोजीशन से ए से लेके बी तक के बराबर की डिस्टेंस। तो एस टी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू कितना आया हमारा, ए आर माइनस बी आर। और ये वैल्यू पुट करेंगे ए आर और बी आर की, तो ए आर की वैल्यू है 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 19 रूट 3। इतने मीटर डिस्टेंस वो लड़का इस पॉइंट एस से टी तक या इस पॉइंट ए से बी तक चला। तो ये हमारा आंसर है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, हैंस क्या बोला गया है, find the distance he walked towards the building। कौन, बॉय। hence boy walked the distance किस तरफ, towards building, towards the building is equal to 19 root 3 मीटर। this is your answer। I hope कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में कहा गया है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पे एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। एक ट्रांसमिशन टावर है, उसका बॉटम और उसका टॉप फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो कि एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। 45 डिग्री किसका है, वो है बॉटम का, और 60 डिग्री है टॉप का, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो पहले बात कही गई उसके लिए पहला वाला, और जो बाद में बात कही गई है उसके लिए बाद वाला। फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट हमको कैलकुलेट करना है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स देखिए, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, तल मतलब उसका बॉटम, और शिखर, शिखर मतलब टॉप के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए फिगर देखिए, ये हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक ये बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग की हाइट दी हुई है हमको 20 मीटर। ये हाइट हमको गिवन है 20 मीटर, और इस बिल्डिंग के टॉप पर ये वाला जो पोर्शन है यहां से यहां तक, ये हम मान रहे हैं कि ये ट्रांसमिशन टावर या संचार मीनार है। और अगर इस पॉइंट को अगर ग्राउंड से किसी पॉइंट से देखा जाता है तो एंगल बनता है 60 डिग्री का, और यदि इसके बॉटम को देखा जाता है उसी पॉइंट से तो ये जो एंगल बनता है उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन वो बनता है 45 डिग्री। तो हमको इस टावर की जो हाइट है, इस हाइट को कैलकुलेट करना है। ये सवाल में पूछा गया है। हमने मान लिया कि ये वाला पॉइंट हमारा ये है, और ये बॉटम वाला पॉइंट ये है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है ये ग्राउंड लेवल आ गया, ये बिल्डिंग है। तो हम यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमको गिवन है 20 मीटर, ये कर लिया यहाँ पे, ये डिस्टेंस हमको गिवन है, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। साथ में हमको जो गिवन है वो ये बॉटम वाला पॉइंट है, तो यहाँ का एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री या 45 डिग्री, तो ये हम लिखेंगे 45 डिग्री। और ये वाला जो एंगल टॉप वाला जो एंगल दिया हुआ है ये दिया गया है हमको 60 डिग्री का, ये हमने लिखा 60 डिग्री। तो अब देखिए इस तरीके से ये हमारे पास में दो ट्रायंगल बन गए, एक कॉमन पॉइंट है। इस ट्रायंगल का हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए कि ये टावर को हम मान लेते हैं ए बी। ए बी तो हो गया हमारा टावर, जिसकी हाइट हमको ये कैलकुलेट करनी है। और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, बिल्डिंग के बॉटम पॉइंट को हम मान लेते हैं सी, और इस पॉइंट को हमने मान लिया डी। तो अब देखिए हमारे पास में ये जो छोटा वाला एक ट्रायंगल बन गया BCD, जिसमें कि एंगल C 90 डिग्री का है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें परपेंडिकुलर हमको मालूम है और एंगल मालूम है, तो हम इसका बेस निकाल सकते हैं। बड़ा वाला जो ट्रायंगल बना हमारा ACD, उसमें हमको ना तो हाइपोटेनस मालूम है, ना पूरा हाइट मालूम है, ना ही इसका बेस मालूम है। तो इसलिए सबसे पहले चूंकि बेस दोनों ट्रायंगल का कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे और इसका बेस निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे बेस निकालना है और परपेंडिकुलर गिवन है, तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन क्या होता है, लगाइए वही, याद कीजिए पंडित जी को। तो पंडित जी आ गए हैं और क्या कर रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद जी आए हैं और क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, बोलिए सभी से हर हर बोलो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो। और साथ में हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए लाल साहब आ गए हैं और वो कक्का को याद कर रहे हैं। तो लाल बटे कक्का, यहां से देख लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हर सवाल में बता रहा हूं, आपको याद हो जाना चाहिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में मिलता है हमको, tan में मिलता है। लंब बटे आधार किस में मिलता है, tan में। तो हम रिलेशन क्या यूज करेंगे, tan का। सबसे पहले हम गिवन वाला मामला लिख देते हैं। तो गिवन वाला मामला लिख लीजिए क्या, लेट, हिंदी
हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे दिया है। ठीक, हमने माना क्या, BC इज इक्वल टू, हमने मान लिया बिल्डिंग। BC क्या है, ये हमारी बिल्डिंग है। देखिए ये बिल्डिंग है, इस पॉइंट को हमने B माना है और इस पॉइंट को हमने C माना है, तो BC हमारी क्या है, बिल्डिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट है, हमने इस पोर्शन का नाम दिया, हमने इस पॉइंट का नाम दिया हमने A और इस पॉइंट का नाम दिया B और AB हमने माना है टावर की हाइट को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू टावर या मीनार, ट्रांसमिशन टावर या संचार मीनार। ठीक है, और इस पॉइंट से देखा जा रहा है तो ये है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पॉइंट D इज इक्वल टू क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर। अब सबसे पहले हम बेस निकाल रहे थे, इस ट्रायंगल का DC निकाल रहे थे, तो कौन से ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल BCD। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD। काय का फार्मूला लगाना है, tan का लगाएंगे। tan कितना एंगल है, 45 डिग्री। 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन बेस या आधार क्या है, DC। tan 45 की डिग्री की वैल्यू 1 इज इक्वल टू BC की वैल्यू गिवन है हमको 20, हाइट ऑफ द बिल्डिंग अपॉन DC बेस। तो DC इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 20 मीटर। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, DC की वैल्यू आ गई, इस बेस की वैल्यू आ गई हमारे पास में कितनी, 20 मीटर आ गई। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है भाई, इतनी वैल्यू हमारे पास में ये आ गई। अब हमको रिमेनिंग वैल्यू पता लगाना है, कौन सी, ये वाली AB। तो अब अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल ACD में देखें तो बेस आ गया हमारे पास में और एंगल है, और हमको निकालना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देखिए किस किस में आ रहा है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन अगेन tan में ही आएगा केवल, और किसी में नहीं आएगा। तो अगेन हम अप्लाई करेंगे सेम चीज को। तो नाउ इन ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD में हम लगाएं एंगल, यहाँ पे कितना है हमारा 45 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री का है यहाँ पे। तो क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है इस ट्रायंगल में, AC अपॉन BC। अब यहाँ से tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3, और √3 आ गया हमारा। तो √3 इज इक्वल टू, ये हम लिखेंगे AC का मतलब क्या हुआ, AC का मतलब हुआ हमारा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस AB और प्लस BC। तो हम AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC अपॉन DC। तो अब आगे हमारा हो जाएगा ये √3 इज इक्वल टू, AB की वैल्यू हमको पता नहीं है, AB प्लस BC की वैल्यू हमको गिवन है 20। तो हम ये लिख देंगे 20, और DC की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 20। तो अब यहाँ से हम AB की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इसको हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 प्लस AB इज इक्वल टू, ये 20 √3 हो जाएगा, ये इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो AB इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20 √3। अब ये प्लस का 20 इधर जाएगा तो -20, और यहाँ से हम 20 को कॉमन ले सकते हैं। तो ये आएगा 20 कॉमन, और ये आएगा √3 - 1 मीटर। तो AB की लंबाई जो आ गई वो कितनी आ गई, 20 √3 - 1। और AB क्या चीज है, इस टावर की लंबाई जो कि हमको निकालना था इस साल के अंदर। तो हम फाइनली क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हैंस हाइट of the tower is equal to 20 in bracket √3 - 1 meter. This is your answer. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के अगर कोई भी और भी सवाल आते हैं तो आप उनको डेफिनेटली बना पाएंगे। स्टूडेंट इस सवाल को समझते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, और इस न्यूमेरिकल में कहा गया है ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैच्यू है 1.6 मीटर टॉल है, जो स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, एक पेडिस्टल के ऊपर रखी हुई है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। जो स्टैच्यू के टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। और उसी पॉइंट से अगर हम पेडिस्टल के टॉप को देखें, पेडिस्टल का टॉप माने स्टैच्यू का बॉटम, उस पॉइंट को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो पेडिस्टल की हमको हाइट निकालनी है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट सवाल को देखें। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कौन सा होता है, नीचे से ऊपर देखने वाला, 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
ये सवाल ठीक वैसा ही है जैसा कि अभी हमने पीछे वाला सवाल किया था, जिसमें हमको टावर की हाइट निकालनी थी और टावर जो है एक बिल्डिंग के ऊपर रखा हुआ था और उसमें भी टावर के पीक पॉइंट का और बॉटम पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण एक पॉइंट से जो कि जमीन पे था या ग्राउंड पे था उससे दिया गया था। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसमें हाइट ऑफ टावर निकालनी थी और हाइट ऑफ बिल्डिंग दी थी। यहाँ पे हाइट ऑफ पेडिस्टल दिया हुआ है और हाइट ऑफ पेडिस्टल हमको कैलकुलेट करना है और हाइट ऑफ स्टैचू गिवन है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तब देखिए पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू यहाँ पे रखी हुई है इस फिगर में और यहाँ पे ये इस स्टैचू की जो हाइट गिवन है हमको, ये स्टैचू की हाइट गिवन है 1.6 मीटर। ये इतनी हाइट हमको यहाँ पे ये गिवन और हमको ये वाली जो हाइट है पेडिस्टल की, ये हाइट हमको कैलकुलेट करनी है और हमने मान लिया कि ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इस पॉइंट से हम इस स्टैचू को और इस पेडिस्टल के टॉप को या इस स्टैचू के टॉप को और इस स्टैचू के बॉटम को देख रहे हैं। स्टैचू का बॉटम और पेडिस्टल का टॉप एक ही सेम पॉइंट होगा। तो स्टैचू के टॉप का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, यहाँ पे गिवन है हमको 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल हमको गिवन है। तो इस पॉइंट से हम देखेंगे तो ये एंगल हमारा बनेगा 60 डिग्री का और जो पेडिस्टल के टॉप का पॉइंट या स्टैचू के बॉटम का पॉइंट है उसका एंगल हमको गिवन है 45 डिग्री का, ये एंगल हमको गिवन है। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले तो कि जो स्टैचू का टॉप पॉइंट है इसको हमने नाम दे दिया A और पेडिस्टल के टॉप पॉइंट या स्टैचू के बॉटम पॉइंट को हमने नाम दे दिया B और पेडिस्टल के बॉटम को हमने नाम दे दिया C और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है इसको नाम हमने दे दिया D पॉइंट्स हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज है कि हमारे पास में दो एंगल गिवन है और स्टैचू की हाइट हमको गिवन और हमको पेडिस्टल की हाइट हमको मतलब BC कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस ट्रायंगल BCD में जो छोटा वाला ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के अंदर देखेंगे हम। तो हम लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल BCD। यहाँ पे हम फिर से वही परपेंडिकुलर निकालना तो हम 10 का फॉर्मूला लगाएंगे। 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है DC। तो यहाँ से हम DC की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं या CD की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 1045 की वैल्यू आई हमारी यहाँ पे 1 इज इक्वल टू BC अपॉन DC, माने यहाँ से हमारा आया DC इज इक्वल टू BC। इसका मतलब ये हुआ कि इसका बेस की डिस्टेंस उतनी ही है जितनी की इसकी हाइट है, इस पेडिस्टल की हाइट है। पेडिस्टल की हाइट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पेडिस्टल से डिस्टेंस इक्वल है। एक रिलेशन तो हमको यहां से ये मिल गया। अब दूसरे बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर हम देखें क्या देखेंगे, लिखेंगे अब इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कौन सा है, ये है ACD। इन ट्रायंगल ACD एंगल कितना है यहाँ पे 60 डिग्री का। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है AC, बेस क्या है DC और AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC। AC हमारा पूरा डिस्टेंस है यहां से यहां तक का और यहां तक का डिस्टेंस है, ये पॉइंट है B, तो AB प्लस BC, इसको हम लिख सकते हैं AC को। तो हम लिखेंगे AB प्लस BC अपॉन DC, ये लिख सकते हैं हम। और DC इज इक्वल टू यहां से देखिए अभी हमने रिलेशन निकाला था BC इज इक्वल टू DC है, तो हम इस DC को भी हम लिख सकते हैं क्या BC। क्लियर नाउ तो ये हमारा हो गया बनके 10 60 डिग्री इज इक्वल टू AB प्लस BC अपॉन BC। क्लियर। 10 60 की वैल्यू पुट कीजिए, 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है 1.6 जो स्टैचू की हाइट है प्लस BC अपॉन BC। क्लियर। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करें तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू BC इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC और ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू BC इज इक्वल टू 1.6 और BC इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। तो इस पेडिस्टल की जो हाइट है ये होगी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसको अगर आप और ज्यादा सॉल्व करना चाहें तो इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं हर का परमेयकरण कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो वो आप कर सकते हैं जैसे 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 का साइन चेंज करके और नीचे भी √3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे आप
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 + 1 √3 - 1 a² - b² लग जाएगा, मतलब 3 - 1 माने 2 आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2, 3 - 1 2 बचेगा ये, और इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू √3 + 1। सो दिस इज योर आंसर। सो हम फाइनली क्या लिखेंगे, हैंस द हाइट ऑफ पेडिस्टल इज 0.8 √3 + 1 मीटर। दिस इज योर आंसर। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, अतः पेडिस्टल की ऊंचाई 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स देखें, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे इस सवाल के अंदर हमको दो बिल्डिंग दी गई है, एक तो बिल्डिंग दी गई है, एक घर की एक हाउस बिल्डिंग दी गई है मान लेते हैं, और एक टावर दिया गया हमको। और इस सवाल में हमसे ये कहा गया है कि अगर हम इस टावर के बॉटम से देखें, बॉटम कहाँ पे है, इस पॉइंट, ये पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं पाद बिंदु हिंदी में, और इंग्लिश में फुट पॉइंट। तो अगर हम इस वाले पॉइंट से इस बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो ये जो एंगल बनता है, ये एंगल बनता है 30 डिग्री का। और अगर इस बिल्डिंग के फुट पॉइंट से या पाद बिंदु से अगर हम इस टावर के पीक को देखते हैं, इस पॉइंट को, तो ये एंगल बनता है 60 डिग्री का। ये हमको रिलेशन दिया है और साथ में हमको ये बताया है कि इस टावर की या मीनार की जो हाइट है ये हमको यहाँ पे गिवन है, और ये हाइट गिवन है 50 मीटर। अब देखिए हमको यहाँ पे बड़े वाला जो ट्रायंगल हमारा बना, जो कि हम इस पॉइंट से देख रहे हैं, इस हाउस के फुट पॉइंट से देख रहे हैं इस टावर के पीक पॉइंट को, उसमें हमको परपेंडिकुलर गिवन है और एंगल गिवन है। तो यहां से हम इस ट्रायंगल से हम इसका बेस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को हम नाम दे लेते हैं। मान लिया हमने कि इस हाउस की जो हाइट थी हमारी, ये पीक पॉइंट हो गया A, बॉटम पॉइंट हो गया B, और इस टावर के पीक पॉइंट को हमने नाम दिया C और बॉटम पॉइंट को नाम दिया हमने D। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे गिवन क्या क्या हो गया हमको डेटा। हमारे पास में जो गिवन डेटा आ गया वो आ गया हाइट ऑफ टावर। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, दिया है मीनार की ऊंचाई, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 50 मीटर। दूसरी चीज हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है एंगल CBD, ये हमको गिवन है कितना, 60 डिग्री, और हमको गिवन है एंगल ADB, ये हमको गिवन है 30 डिग्री। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हम इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखें, कौन से वाले को, CDB को। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल CDB। अब यहाँ पे क्या गिवन है, हमको परपेंडिकुलर गिवन है और एंगल गिवन है, और हम निकालना चाहते हैं इसका बेस। तो हम पंडित जी को याद करेंगे। पंडित जी आइए। तो पंडित बद्री प्रसाद आए और उन्होंने बोलना शुरू किया, हर हर बोलो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो। और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो लाल साहब को बुला लेंगे, LAL, और वो कहेंगे कक्का को याद करो, KKA, लाल बटे कक्का। तो परपेंडिकुलर बेस में किसका रिलेशन है, परपेंडिकुलर मतलब लंब और बेस मतलब आधार, तो लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मैंने बताया था। ये फर्स्ट वाला रिलेशन साइन का है, सेकंड वाला कॉस थीटा का है, और थर्ड वाला रिलेशन टेन थीटा का है। तो हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, टेन थीटा का। तो इन ट्रायंगल CDB हम अप्लाई करेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा CD अपॉन बेस है BD। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 आप सभी ने याद कर ली है, और CD की वैल्यू है 50 अपॉन BD। तो यहां से हम BD की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। BD इज इक्वल टू आ गया हमारा 50 अपॉन √3 मीटर। इस बेस की जो लेंथ आ गई हमारे पास में, ये आ गई 50 अपॉन √3 मीटर। ये डिस्टेंस हमारे पास में अब आ गई है। तो देखिए बेस दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, और हमको कैलकुलेट करना था इस बिल्डिंग की हाइट, इसको हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल ADB में, इन ट्रायंगल ABD हम लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD
डी। इस ट्रायंगल में देखिए फिर से हम वही tan का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमको परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए। अब यहाँ पे एंगल कितना था 30 डिग्री का, क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ए बी है इस ट्रायंगल का, ए बी ये भी है परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल का, ए बी अपॉन बेस कितना है बी डी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 आप सबने याद कर ली है और ए बी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है तो हम लिखेंगे ए बी और बी डी की वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाली थी यहाँ से 50/√3। 50/√3 ये वैल्यू हमने निकाली यहाँ से, तो हमारी जो ए बी की वैल्यू आएगी कैलकुलेट होकर के वो आएगी ए बी इज इक्वल टू 50/√3 इंटू 1/√3 और ये हो गई हमारी ए बी इज इक्वल टू 50/3 मीटर। तो इस बिल्डिंग की जो हाइट आई वो कितनी आई 50/3 मीटर। तो फाइनली हम आंसर कैसे लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे हैंस हाइट। ये लास्ट वाली लाइन आपके क्वेश्चन में यहीं छुपी रहती है, यहाँ लिखा रहता है ना फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हम यहीं से लेंगे हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ लिखा देखिए भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हम क्या लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई हैंस हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हैंस हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 50/3 मीटर और लिख देंगे अंश। ये हमारा हो गया अंश। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के और भी सवालों को आप बना पाएंगे। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं हम। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From the another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. See figure, ये फिगर दिया गया है। Find the height of the tower and the width of the canal. आइए हिंदी में समझते हैं सवाल को। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देखें, सवाल दिया गया है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधे वर्टिकल खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण होता है नीचे से ऊपर देखने वाला। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आकृति देखिए, फिगर दिया गया है आपको, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद कीजिए। ठीक है, तो अब इस सवाल में देखिए हमको गिवन है, क्या क्या गिवन है यहाँ पे देखिए डेटा, कि हमको एक तो टावर दिया गया है, ये टावर है, ए बी टावर है और इसके बॉटम पॉइंट से सीधी लाइन में हमको दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट दिए हुए हैं। एक तो पॉइंट दिया हुआ है डी, यहाँ से अगर हम इस टावर के पॉइंट को पीक को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का, और अगर हम इससे 20 मीटर अवे एक पॉइंट पे देखते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है और ये हो जाता है 60 डिग्री का। और इन दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 20 मीटर है और हमको निकालना है इस CB की वैल्यू और इस AB की वैल्यू, माने टावर की हाइट और इस कैनाल की चौड़ाई। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। इस तरीके का हमने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है, तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। गिवन डेटा वगैरह वैसे ही लिखना है जैसे अभी तक हम लिखते आए हैं, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आ रहा हूं। तो कैसे लिखेंगे आप, इन ट्रायंगल सबसे पहले ABC, ये वाले ट्रायंगल में हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, हमको परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन निकालना है, तो हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, वही यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर बेस में। तो हम सबसे पहले देखेंगे परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन हमको कहाँ से मिलता है, तो हम वही फार्मूला लिखेंगे अपना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो लिख लेंगे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। यहाँ पे L का मतलब लंब होता है, A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण, P का मतलब पंडित बद्री प्रसाद में परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनस और B का मतलब बेस। हमको निकालना है बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन, तो वो मिलता है हमको ये थर्ड वाले रिलेशन में जो कि है परपेंडिकुलर अपन बेस, और ये फार्मूला होता है tan थीटा का। तो एंगल यहाँ पे गिवन है 60 डिग्री का, तो हम लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है AB अपॉन बेस है हमारा CB। tan 60 की वैल्यू होती है √3, यहाँ लिखेंगे हम √3 इज इक्वल टू AB अपॉन CB। तो इन दोनों में रिलेशन हमको मिल जाएगा CB इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा AB अपॉन √3, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। माने CB की जो वैल्यू है उस टावर की हाइट का 1/√3 टाइम्स है। क्लियर, ये रिलेशन हमको मिल गया। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखें हम, तो हम इसका रिलेशन लिखें, क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल ABD, एंगल हमको दिया है, हमको रिलेशन निकालना है परपेंडिकुलर और बेस का, तो हम वही लिखेंगे, tan का फार्मूला यूज करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस का, लंब बटे आधार,
ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, अब यहाँ पे एंगल हमको दिया है 30 डिग्री का, तो हम लिखेंगे 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन बेस मतलब डी बी, और 10 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/√3 इज इक्वल टू, और ए बी यहाँ है, और डी बी को हम लिख सकते हैं डी सी प्लस सी बी, डीसी प्लस सीबी। और देखिए सीबी की वैल्यू हमको यहां से मिल रही है, सीबी इजिकल टू होता है ए बी अपॉन √3। तो यहां से देखिए, अब यहां से हम इसको यहाँ पे देखिएगा, तो ये लिखेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी सी की वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है 20, और प्लस ये वैल्यू है ए बी अपॉन √3, ए बी अपॉन √3 ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे सी बी की वैल्यू, ठीक है। तो इस सवाल को आगे सॉल्व करें हम, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/√3 एज इट इज रहेगा, और ये √3 ऊपर जाएगा, √3 इंटू ए बी अपॉन 20√3 प्लस ए बी, ये हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3ab इज इक्वल टू ए बी प्लस 20√3, और ये हो जाएगा हमारा 3ab में से एक 1ab माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा 2ab इज इक्वल टू 20√3, या ab इज इक्वल टू 10√3। तो ये ए बी तो आ गई हमारी टॉवर की हाइट कितने मीटर। अब हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करें तो हम कैनाल की हाइट भी निकाल सकते हैं ए बी की वैल्यू यहाँ पुट करके। तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट वैल्यू ऑफ ए बी, वैल्यू ऑफ ए बी, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे समीकरण 1 में ए बी का मान रखने पर, तो वैल्यू क्या आएगी, सी बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन √3 है, और ए बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 10√3, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू ए बी की 10√3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 10 मीटर। और सी बी क्या चीज थी, कैनाल की चौड़ाई ये वाली। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हैंस हम लिखेंगे हैंस विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू 10 मीटर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो लिखेंगे कि नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर, एंड हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, और ये हमारा हो जाएगा सर। आई होप कि आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इस तरीके के दूसरे सवाल भी बना पाएंगे। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल को। From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देखें, एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल के अंदर क्या कहा गया है, एक सवाल में कहा गया है कि जो ऑब्जर्वर है वो इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है, और इस बिल्डिंग के टॉप से ये सामने जो टावर है इसके पीक का जो एंगल है वो दिया गया है। ये एंगल कितना दिया गया है, 60 डिग्री का। और अगर इसी पॉइंट से इसके बॉटम को देखा जाए या इसके पाद बिंदु को देखा जाए तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा यहाँ पे ये बनता है 45 डिग्री का, नॉट 30 डिग्री, इट इज 45 डिग्री, ठीक है। तो हमको इस टावर की हाइट निकालना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखिए आप क्या जो भी गिवन है या जो भी मान रहे हैं आप, हमने मान लिया लेट, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिखेंगे माना कि ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसको हमने मान लिया ए बी, और ये हमको कितनी गिवन है 7 मीटर, इसकी हाइट हमको गिवन है 7 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। दूसरी जो टर्म हमको दी हुई है वो हमने मान लिया कि इस पॉइंट का नाम सी है और इसका नाम डी है, और ये हमारा टावर हो गया। तो सी डी इज इक्वल टू हमने मान लिया हाइट ऑफ द टावर, ये हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास में दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ये वाला। इस मिड पॉइंट का हमने नाम दे दिया मान लीजिए ई, ए बी सी डी, और ये इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया ई। तो ये दो ट्रायंगल हमारे पास में बन रहे हैं, सी ए ई और ए ई डी, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, और ये एंगल 45 डिग्री है। तो अब देखिए ये एंगल भी इसमें हमने को मिलेगा, ये 45 डिग्री का मिलेगा। तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ए बी डी को देखें, तो अगर हम इसका बेस कैलकुलेट कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमको इसकी हाइट मालूम है 7 मीटर ये गिवन है, तो अगर हम इसका बेस कॉमन
निकाल लें तो बेस जो है वो दोनों ट्राइंगल का कॉमन। तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे ए बी डी को। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर मालूम है हमको और बेस निकालना है। तो किसका परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन किस में आता है? टेन थीटा में आता है। वही वहां से देख सकते हैं हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं लाल बटे कक्का, ठीक है ना, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन दोनों में रिलेशन किसका है? 10 का है। एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो हम लिखेंगे 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें ट्रायंगल में? ए बी, और बेस कितना है? बी डी। तो ए बी अपॉन बी डी। 10 45 की डिग्री वैल्यू कितनी हुई? 1 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है? ये है 7 मीटर और डिवाइडेड बाई बी डी। तो यहां से हमको बी डी की वैल्यू मिल गई। बी डी इज इक्वल टू आ गया आपका 7 मीटर। ओके, तो आ गया हमारा बी डी इज इक्वल टू 7 मीटर। और यहाँ से देखेंगे आप तो ये बी डी हमारा पॉइंट कौन सा है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बी करस्पॉन्डिंग पॉइंट है ए का इस पॉइंट पे, और डी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट ई है। तो इसका मतलब बी डी की जो वैल्यू होगी, जितनी लेंथ बी डी की होगी उतनी ही लेंथ ए ई की होगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर ए ई इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 7 मीटर। तो इस तरीके से हमको इस बेस के मिलने से इस वाले ट्रायंगल का बेस भी हमको मिल गया ए ई, जो कि इस ट्रायंगल का बेस है। अब यहाँ से हम इसका परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल CEA में, CEA कितना एंगल है? 60 डिग्री का। तो हम लिखेंगे 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा CE अपॉन AE, और 10 60 की वैल्यू है √3। तो यहाँ लिखेंगे हम √3 इज इक्वल टू CE अपॉन AE की वैल्यू हमने कितनी निकाली यहाँ से? 7 मीटर। तो डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ से CE की जो वैल्यू हमको मिलेगी वो मिलेगी 7√3 मीटर। माने यहाँ से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो आई हमारी 7√3 मीटर, ये डिस्टेंस। अब यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस हमको मालूम है, ये डिस्टेंस काय के बराबर होगी? जितनी की ये डिस्टेंस होगी ए बी। सो सिंस ए बी इज इक्वल टू 7, सो ई डी इज ऑल्सो इक्वल टू 7 मीटर। एंड नाउ वी कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। So the height of the tower is CD, and CD is equal to CE plus ED, or value of CE is 7√3 and value of ED is 7 मीटर plus 7। तो ये आ जाएगी हमारी 7√3 plus 1। ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट करके इतने मीटर आ गई। एंड दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। सो वी कैन राइट, निकालना क्या था? डिटरमाइन दी हाइट ऑफ द टावर। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए लिखा था। तो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर 7 इन ब्रैकेट √3 + 1, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 7√3 + 1 मीटर। दिस इज आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज में। इस क्वेश्चन में कहा गया है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। हिंदी में देखिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण माने ऊपर से नीचे देखने वाला, अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यह हमको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है कि एक 75 मीटर ऊंचा जो है लाइट हाउस है। ये मान लीजिए कि ये लाइट हाउस है और इसकी हाइट है 75 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 75 मीटर है, ये हमको गिवन। फिर ये बोल रहा है कि अगर इसके लाइट हाउस से देखा जाए और इसकी तरफ ही दो शिप हैं और दोनों शिप एक दूसरे के ठीक पीछे हैं, तो ये कह रहा है कि उन दोनों के एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए क्या होगा? सबसे पहले हमको बेस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी होगी। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से हम बनाएंगे। तो ये बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन उसके जो है 45 डिग्री और दूसरा वाला जो शिप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बता रहा है। तो फिर उसमें बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। तो इन दोनों शिप के बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये आपको कैलकुलेट करनी। यू हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। तब देखिए सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे उसको समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं। हमने इस ट्रायंगल का नाम दे दिया, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम दिया हमने ए, इस पॉइंट का नाम दिया हमने
बी, इस पॉइंट का नाम दिया सी और इस पॉइंट का नाम दिया हमने डी। तो पॉइंट सी पे एक शिप है और पॉइंट डी पे एक शिप है और इनके एंगल ऑफ डिप्रेशन जो यहाँ से देखने पे बन रहे हैं वो 45 डिग्री और 30 डिग्री बन रहे हैं। तो देखिए सिंस दिस एंगल इज 45 डिग्री तो ये एंगल भी जो है ये 45 डिग्री का होगा, ये क्लियर सी बात है। और ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल हैं हमारे पास में जिनका परपेंडिकुलर कॉमन है। तो परपेंडिकुलर कॉमन है, परपेंडिकुलर हमारे पास में है और एंगल है हमारे पास में, तो हम इनके बेस निकाल सकते हैं। और जब हम बड़े वाले ट्रायंगल का माने ट्रायंगल ए बी डी का अगर हम बेस निकाल लेंगे और ट्रायंगल ए बी सी का बेस निकालेंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटे वाले ट्रायंगल का बेस को माइनस करेंगे तो हमको ये डिस्टेंस सी डी मिल जाएगा। माने सी डी क्या होगा, सी डी की वैल्यू होगी बी डी माइनस बी सी। तो हमको एक तो बी सी की वैल्यू निकालनी है और एक बी डी की वैल्यू निकालनी है। बी डी क्या है, इस बड़े वाले ट्रायंगल का बेस है और बी सी इस छोटे वाले ट्रायंगल का बेस है। ठीक है, तो माने हमको रिलेशन लगेगा परपेंडिकुलर और बेस का। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में आएगा, फिर से वही पंडित बद्री प्रसाद को याद कर लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आता है किसमें, टेन थीटा में। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लाल बटे कक्का को याद करेंगे, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार। लंब दिया गया है 75 मीटर आपको और आधार कर निकालना है। तो बस आप किसी भी एक ट्रायंगल में ले लो। सबसे पहले गिवन डेटा हम लिख लें। तो हमको क्या गिवन है, सबसे पहले तो हमको गिवन क्या है, ए बी गिवन डेटा है हमारे पास में। ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ लाइट हाउस, कितना है ये 75 मीटर, 75 मीटर ये है। ठीक है, और हमको क्या गिवन है, दोनों शिप के पॉइंट हमको गिवन है सी और डी। ठीक, तो हम लिख लेंगे 2, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर 75 मीटर और दूसरा पॉइंट लिखेंगे 2 शिप्स आर एट पॉइंट सी एंड डी। ये हमको गिवन है। साथ में हमको क्या गिवन है, एंगल गिवन है हमको, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, ये डेटा हमको गिवन है। अब हम देखें सबसे पहले हम एंगल ट्रायंगल ए बी सी में, तो हम क्या लिखेंगे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल कितना है 45 डिग्री, तो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है ए बी और बेस कितना है बी सी। tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू ए बी कितना है 75 मीटर अपॉन बी सी। तो यहां से हमको मिल गया बी सी इज इक्वल टू 75 मीटर। तो देखिए एक वैल्यू तो हमको यहाँ से मिल गई। अब हमको निकालना है बी डी की वैल्यू। अब दूसरे ट्रायंगल में देखें, दूसरा ट्रायंगल हमारा कौन सा है, ए बी डी। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी। tan का फार्मूला लगाएं, एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे ए बी और बेस कितना है बी डी, ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, अब बी डी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी प्लस सी डी। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 75, बी सी की वैल्यू 75 यहाँ से हमने कैलकुलेट की थी, तो अपॉन 75 प्लस सी डी। अब यहाँ से सी डी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सी डी की वैल्यू कैलकुलेट करें हम, तो सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखिए सी डी की वैल्यू आएगी हमारे पास में, ये आ गया 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 75 अपॉन 75 प्लस सी डी। तो रूट 3 इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 75 इंटू रूट 3 और इज इक्वल टू ये 75 प्लस सी डी जाएगा मल्टीप्लीकेशन है 1 के साथ में, तो ये हो जाएगा 75 प्लस सी डी। तो सी डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी सी डी इज इक्वल टू 75 रूट 3 माइनस 75 और इज इक्वल बोल सकते हैं 75 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो रूट 3 माइनस 1 मीटर। सी डी ये डिस्टेंस आ गई इन दोनों के बीच। तो हमारा आंसर क्या हुआ 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं आंसर में, आंसर में क्या पूछा गया था हमको, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो हम क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। आंसर लिखेंगे हम द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप इज इक्वल टू 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर। दिस इज आवर आंसर। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे दो जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 इन ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा सवाल को, काफ़ी अच्छा सवाल था, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इस तरह के और भी क्वेश्चंस अब बना पाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
So students, let's see this question. This is your question number 14 in your exercise. So this question says a 1 meter tall girl spots a balloon moving with a wind in horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of a girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. See figure. Find the distance traveled by the balloon during the interval. हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देखिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। आकृति दी गई है, हमको फिगर दिया गया है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा हवा में तय की गई दूरी क्या थी। ये फिगर हमको दिया गया है और देखिए इस फिगर में हमको क्या दिया गया है कि इस लड़की की हाइट दी गई है और इस लड़की की हाइट दी गई है हमको 1.2 मीटर। ये हाइट है 1.2 मीटर। ये हमारा ग्राउंड लेवल है जहाँ पे ये खड़ी हुई है और इस ग्राउंड लेवल से माने इस पॉइंट से ये टोटल जो हाइट है दिस हाइट इज 88.2 मीटर। कहाँ से? इस गुब्बारे से, यहाँ से इस पॉइंट से ये ग्राउंड की हाइट, ये हाइट 88.2 मीटर है। और ये बोल रहा है कि पहले जो एंगल था वो 60 डिग्री का था और बाद में कुछ दूरी पर जब ये गुब्बारा चला गया तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री का। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन में चला है। ठीक ऐसे चला है ये गुब्बारा हॉरिजॉन्टल लाइन में इस तरीके से चला है। ठीक है। तो हमको इस गुब्बारे ने ये कितनी दूरी तय की यहाँ से यहाँ तक, ये हमको कैलकुलेट करना है। माने हमको हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे देखें तो हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इस गुब्बारे की हाइट भी यहाँ से 88.2 मीटर है। ठीक है। अब हम इसको जरा नेमिंग कर देते हैं। तो हमने मान लिया कि ये वाला पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट हमारा B है। इस पॉइंट से ये बच्ची देख रही है, लड़की देख रही है। इस पॉइंट का नाम हमने दिया C और जहाँ पे ग्राउंड पे ये खड़ी हुई है इस पॉइंट का नाम हमने दिया D। ये पॉइंट हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे आया, इसका नाम हमने दिया E। इस पॉइंट का नाम दिया हमने मान लीजिए F। इस पॉइंट का नाम दिया हमने G और इस पॉइंट का नाम दिया हमने H। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या है, हम क्या मान रहे हैं। लेट A इज द इनिशियल पोजीशन। A is the initial position of the balloon and B is the final पोजीशन ऑफ दी बैलून। कब? आफ्टर सम टाइम, जो कि क्वेश्चन में हमको दिया गया। ठीक। दूसरी चीज है हमको दी गई है जो CD क्या चीज है? इस गर्ल की हाइट ऑफ गर्ल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कि माना कि A जो है गुब्बारे की इनिशियल पोजीशन है और B कुछ समय पश्चात उसकी फाइनल पोजीशन। CD बराबर लड़की की ऊंचाई और ये दी ही हमको 1.2 मीटर। ये फिगर हमको गिवन है 1.2 मीटर, ये लड़की की हाइट है। अब देखिए यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखिए इन ट्रायंगल ACE हमको निकालना डिस्टेंस ये वाला है। EG डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। तो जैसे अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था ठीक वैसे ही शिप वाला जो क्वेश्चन था ठीक कुछ वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो हमको एक तो ये मिलेगी और दूसरा एक ये हाइट आप देखिए कि ये हाइट जो AF है, ये जो AE हाइट जो है, ये AE हाइट कितनी होगी? ये हाइट होगी हमारी AF माइनस E है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो AE होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा वो होगा AE इज इक्वल टू AF माइनस E ये होगा। और AF की वैल्यू हमको गिवन है, ये कितनी है? AF की वैल्यू जो है वो इक्वल है BH के और ये वैल्यू हमको गिवन है 88.2 मीटर और EF जो हाइट है वो हाइट है इस लड़की की जो कि है 1.2 मीटर। तो माइनस करेंगे हम 1.2 मीटर तो हमको AE की हाइट मिल जाएगी 87 मीटर। ये हमने AE कैलकुलेट कर लिया फिगर से। अब यहाँ पे हम लगाएं इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल कितना है 60 डिग्री का, तो हम यहाँ पे लगाएंगे tan का फार्मूला। परपेंडिकुलर और बेस में हमको रिलेशन निकालना है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसका है AE अपॉन बेस है CE, बेस इसका है CE। tan 60 की वैल्यू हो गई आपकी √3 इज इक्वल टू AE की वैल्यू हमने कैलकुलेट की यहाँ से 87, तो हम लिखेंगे 87 अपॉन CE। तो यहाँ से CE की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लेंगे। CE इज इक्वल टू हो जाएगा 87 अपॉन √3 मीटर। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आ गई? 87.3 मीटर। अब हमको डिस्टेंस निकालना है ये वाली EG। तो इस ट्रायंगल में देखिए BCG में
अब इस ट्रायंगल को सॉल्व करें हम, तो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल बी सी जी, एंगल कितना दिया है 30 डिग्री का गिवन है यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बी जी अपॉन बेस, बेस कितना है सी जी। ठीक है, अब देखिए बीजी की जो वैल्यू होगी BG इज इक्वल टू काय की होगी AE के, ये लाइन पैरेलल होगी इस लाइन के, और AE की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी 87, सो दिस वैल्यू इज आल्सो इक्वल टू BG। ठीक है ना, तो यहाँ से tan 30 की वैल्यू रखेंगे हम, tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 इज इक्वल टू BG की वैल्यू इक्वल काय के है AE के, तो यहाँ रखेंगे हम 87 अपॉन CG, तो यहाँ से हमको मिल गया CG इज इक्वल टू 87√3 मीटर, ये वैल्यू मिल गई CG की। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमने निकाल ली, और यहाँ से यहाँ तक की CE की वैल्यू हमने निकाल ली, CE की वैल्यू हमारी ये थी और CG की वैल्यू ये है, तो हम EG की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो EG हमारी कितनी हो जाएगी, EG की वैल्यू हो जाएगी EG इज इक्वल टू CG माइनस CE। ठीक है, CG की वैल्यू कितनी थी, दिस इज CG की वैल्यू हमारी थी 87√3, तो इज इक्वल टू 87√3 माइनस 87 अपॉन √3, ये हमारी वैल्यू आएगी, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 58√3 मीटर, इतनी वैल्यू आएगी। तो इन दोनों बैलून्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है ये है 58 रूट, तो इन दोनों बैलून्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 58√3 मीटर। तो आंसर क्या लिखेंगे हम लास्ट में, आखिरी लाइन लिखेंगे हम, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, हैंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इज इक्वल टू 58√3 मीटर। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58√3 मीटर, और उसको लिख देंगे आंसर। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, और इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. हिंदी में देखें, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक हाईवे है, ये कार जो है इस मीनार की तरफ आ रही है, इस टावर की तरफ आ रही है, और इस टावर के ऊपर एक खड़ा हुआ व्यक्ति इस कार को जब देख रहा था, तो जब ये कार दूरी पे थी तब इसका जो एंगल बन रहा था, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था दैट वाज 30 डिग्री, और कुछ टाइम बाद ये कार जब इसके पास आ गई तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा था इट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि ये कार जब इस टावर के फुट तक पहुंचेगी तो उसमें कितना टाइम ये लेगी। तो आइए इससे पहले सॉल्व करें। तो हमने मान लिया कि इस पॉइंट को A मान लिया हमने, और इस फुट पॉइंट को हमने B मान लिया, कार की इनिशियल पोजीशन को हमने C मान लिया, और इस पोजीशन को हमने D मान लिया। तब देखिए जब ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा, और ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। क्लियर। यहाँ पे गिवन डेटा क्या है, सबसे पहले हम जैसे हर सवाल में करते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। हमने मान लिया क्या कि हमने सबसे पहली चीज मानी कि ए बी इज इक्वल टू क्या चीज है हमारा टावर, ए बी इज इक्वल टू टावर है या हाइट ऑफ टावर है, टावर्स हाइट। हिंदी में लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू टावर की हाइट या मीनार की ऊंचाई। सी जो है हमारा वो क्या है, इनिशियल पोजीशन ऑफ कार, कार की प्रारंभिक स्थिति, इनिशियल पोजीशन ऑफ कार, और डी है फाइनल पोजीशन ऑफ दी कार। ये हमको डेटा हमने मान लिया कब है कार, और ये कब है आफ्टर 6 सेकंड। हम यहाँ लिखेंगे आफ्टर 6 सेकंड, यहाँ दिया हुआ है 6 सेकंड के बाद। ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में देखें ए बी डी में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे एंगल कितना है 60 डिग्री का, तो हम यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन बेस है बी डी।
क्लियर। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BD, और यहाँ से BD की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो BD इज इक्वल टू आएगा AB अपॉन √3 आएगा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरे ट्रायंगल से हम रिलेशन निकालें तो सेकंड ट्रायंगल में चलें, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पे एंगल कितना है, 30 डिग्री का है, तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC, तो ये हो जाएगा हमारा tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC इज इक्वल टू क्या है, BD प्लस DC, तो हम इसको लिख सकते हैं BD प्लस DC, और BD की वैल्यू यहाँ पे है AB अपॉन √3, तो यहाँ से हम इस वैल्यू को ले सकते हैं। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखें तो यहाँ से सबसे पहले हम इसको सॉल्व करें तो ये सबसे पहले तो √3 यहाँ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू AB इज इक्वल टू BD प्लस DC, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करें अगर हम, तो क्या आएगा, BD की वैल्यू क्या निकालिए, AB अपॉन √3, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, तो पुट वैल्यू ऑफ BD फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इस वैल्यू का अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 AB इज इक्वल टू AB अपॉन √3 प्लस DC। तो यहाँ से DC की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। DC की वैल्यू आएगी DC इज इक्वल टू AB √3 माइनस AB अपॉन √3, और इसको हम लिख सकते हैं AB कॉमन आ गया यहाँ पे, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3, और इसको लिख सकते हैं हम 2AB अपॉन √3 मीटर। सो D से C तक की जो डिस्टेंस कवर की ये की 2AB अपॉन √3 मीटर, इतनी डिस्टेंस इसने कवर की। अब ये पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम कैलकुलेशन हम करेंगे। अब तो टाइम कैलकुलेशन किया जाए उसके लिए क्या होगा, लिखिए सिंस टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल डिस्टेंस DC इज इक्वल टू कितना लिया, 6 सेकेंड। सो हेंस टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डिस्टेंस BD इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 AB अपॉन √3 है ये, और इंटू हम इसको करें AB अपॉन √3 से, तो ये आ जाएगा 3 सेकेंड। ठीक है, और ये किस क्यों आएगा 3 सेकेंड, बिकॉज द स्पीड इज यूनिफॉर्म, सिंस द स्पीड इज यूनिफॉर्म। सो दिस इज द आंसर। आई होप you understood it well. Now come to the next question, that is the last question of your exercise, the question number 16. So this is your question number 16, the last question of this exercise, and this question says the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. हिंदी में देखिए, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर ये होंगे एंगल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मीनार है, ये आपकी टावर है, और ये हमको प्रूव करना है कि इसकी हाइट 6 मीटर है। कब, जबकि ये जो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, अगर ये एंगल हमने थीटा यहाँ पे मान लिया तो ये एंगल होगा हमारा 90 माइनस थीटा, और ये डिस्टेंस हमको गिवन है कि ये डिस्टेंस 4 मीटर है यहाँ से इस पॉइंट तक, और ये डिस्टेंस हमारे पास में जो 9 मीटर है इस पॉइंट तक। तो आइए हम इसको नेमिंग हम कर लें इस ट्रायंगल की। इस पॉइंट को हमने मान लिया A, इस पॉइंट को B मान लेते हैं, इस पॉइंट को हमने C नाम दे दिया, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया D। तो क्या है, सॉल्व करें। लेट मान लिया हमने कि AB जो है वो हाइट है किसकी, टावर की, तो AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, हिंदी वाले लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, और डिस्टेंस हमारे पास में BC इज इक्वल टू हमने मान लिया 4 मीटर है, और BD इज इक्वल टू 9 मीटर, ये हो गया। नाउ एंगल हमने मान लिया, लेट एंगल ACB इज इक्वल टू थीटा एंड एंगल ADB इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, इसलिए 90 माइनस थीटा होगा। अब इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ABC, नाउ इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे 10 का फॉर्मूला लगाएं हम, तो
टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी सी। BC की वैल्यू हमको मालूम है 4 है, तो यहाँ से होएगा टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1, ए बी अपॉन 4, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे ट्रायंगल में देखें हम, तो दूसरे ट्रायंगल में क्या है, दूसरे ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ADB। एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो हम लिखेंगे टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कॉमन है AB अपॉन बेस है BD, बेस हो गया हमारा BD। तो टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, तो इसको हम लिख देंगे कोरिलेशन से कॉट थीटा इज इक्वल टू AB हमको पता नहीं है और BD की वैल्यू गिवन है 9 मीटर, तो यहाँ से हमको एक ये रिलेशन मिल गया और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दो रिलेशन मिले हमको, एक ये मिला और दूसरा ये मिला, तो नाउ हम मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन नंबर 1 और 2 का, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमको, ये हमको मिलेगा LHS में तो है टेन थीटा और कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन 4 इंटू AB अपॉन 9। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू हुआ 1, क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू AB इंटू AB स्क्वायर एंड 9 4 जा 36। तो यहाँ से आया हमारे पास में AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और AB इज इक्वल टू अंडर रूट 36 और AB इज इक्वल टू आ गया 6 मीटर। यही हमको प्रूव करना था, तो हम लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 6 मीटर प्रूव्ड। हिंदी में को स्टूडेंट लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई या मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर इति सिद्धम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इस एक्सरसाइज में आपके टोटल 16 क्वेश्चंस थे और इन सारे के सारे क्वेश्चंस को मैंने अपनी तरफ से अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस सभी समझ में भी आ गए होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप इसका लाभ जरूर लेंगे और आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, और डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में इनमें से कुछ ना कोई क्वेश्चंस जरूर आएंगे। सो आप हमारे चैनल में बने रहिए और इन इंफॉर्मेटिव वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले और वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। सो ओके, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।